देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अंडर सब्सक्रिप्शन। देखो जैसे ओवर था, एक था फुल्ली सब्सक्रिप्शन, आपने सीख लिया, नॉर्मल केसेस थे उसके अंदर। दूसरा हम 2-3 दिनों से सीख रहे थे ओवर सब्सक्रिप्शन, वो भी समझ में आ गया। उसमें 3 कंडीशंस होती हैं, फुल्ली रिजेक्शन और फुल्ली अलॉटमेंट, या फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो गए तो फुल्ली अलॉटमेंट, सॉरी फुल्ली अलॉटमेंट, फुल्ली रिजेक्शन और प्रोरेटा या पार्शियल अलॉटमेंट, 3 कैटेगरी होती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पे चल, नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि अंडर मतलब कंपनी ने जितने शेयर्स ऑफर किए, प्लीज कम हैव अ सीट, कंपनी ने जितने शेयर्स आपको ऑफर किए उससे कम शेयर्स, जितने शेयर्स कंपनी ने ऑफर किए पब्लिक को, कंपनी की रेपुटेशन किसी भी रीजन पे शायद इतनी अच्छी नहीं है, या हो सकता है कंपनी अभी नई है। वैसे बहुत सारी कंपनियां मतलब 2-3 साल तक शेयर इश्यू करती नहीं है आने के बाद मार्केट में, क्योंकि वो अपनी एक रेपुटेशन क्रिएट करती है पहले मार्केट में, है ना। तो या कुछ भी रीजन हो, कोई पेरेंट कंपनी हो कंपनी की, वो मार्केट में पहले से अच्छी नहीं चल रही है, खैर वो तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है कि क्यों अंडर सब्सक्रिप्शन हो रहा है। बट हमारा टॉपिक ये नहीं है कि अंडर सब्सक्रिप्शन क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे में न्यूमेरिकल्स ज्यादा आएंगे। तो टॉपिक सिर्फ इतना है कि अगर अंडर सब्सक्रिप्शन है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है सीखना हमें सिर्फ ये है। वो हम जब कंपनी लॉ सब्जेक्ट पढ़ते हैं वहां समझते हैं कि वो सर्कमस्टांसेस क्या होती हैं जब ओवर और अंडर सब्सक्राइब होती है हमारी एप्लीकेशंस। ठीक है, फिलहाल अगर हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है तो अकाउंटिंग कैसे होगी वो देख लेते हैं। देखो जैसे सपोज एक कंपनी ने पब्लिक को ऑफर किए 10,000 शेयर्स, ईशा फुल फोकस्ड हो जाओ, 10,000 शेयर्स 10 रुपीज ईच के हिसाब से कंपनी ने एप्लीकेशन पे मांगे हुए 3 रुपए, अलॉटमेंट पे मांगे हुए 2 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे मांगे हुए कंपनी ने 5 रुपीज। ओके गाइस, अभी अपन अगर ड्यू करेंगे और एक तरफ करेंगे रिसीव, हुआ क्या, पब्लिक ने जो हमारे शेयर सब्सक्राइब किए वो केवल 8,000 शेयर सब्सक्राइब किए, 8,000 शेयर, तो हमारा जो रिसीव होगा वो कितने से होगा, 8,000 शेयर से। ठीक है बच्चों, अच्छा अब इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, तो आपको इस कंडीशन में सिर्फ ये करना है कि 10,000 से क्वेश्चन ना करके पूरा की पूरा क्वेश्चन कितनी नंबर ऑफ शेयर से सॉल्व करना है, 8,000 से। मतलब रिसीव्ड जब आपको अंडर सब्सक्राइब हुआ है आपका शेयर, तो उसमें 10,000 का तो कोई कॉन्सेप्ट रह ही नहीं गया ना, ये तो हमारी डिमांड थी। जब पैसे ही नहीं आए 10,000 के तो उसको अकाउंटिंग उसमें दिखाने से मतलब ही नहीं है कोई, तो पूरा क्वेश्चन जो है वो 8,000 के हिसाब से सॉल्व होगा, सिर्फ और सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट था अंडर सब्सक्रिप्शन। RTA 24 24,000 और ऑल मनी हैज बीन रिसीव्ड ऑन टाइम, 16,000 के 16,000 5 से मल्टीप्लाई किया, 40,000 का अमाउंट 40,000। बाकी पहली आपको पता है एप्लीकेशन की रिसीव्ड की, दूसरी एप्लीकेशन को ट्रांसफर करने की जिसे हम ड्यू बोलते हैं, तीसरा अलॉटमेंट का ड्यू, चौथा अलॉटमेंट का रिसीव्ड, फिफ्थ एंट्री फर्स्ट कॉल की ड्यू, सिक्स्थ एंट्री फर्स्ट कॉल की रिसीव्ड। क्लियर हो गया? यस सर। और बाकी इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कॉल्स एंड एरियर्स। अभी हमें ये समझना पड़ेगा कि कॉल इन एरियर होता क्या है। देखो कॉल इन एरियर का सीधा सीधा फंडा है, अभी तक आप जो क्वेश्चंस कर रहे थे वो कुछ इस तरीके से थे कि जितने भी शेयर होल्डर थे उन्होंने अपनी इंस्टॉलमेंट, सारी इंस्टॉलमेंट्स टाइम टू टाइम पे कर दी। जब अलॉटमेंट मांगी कंपनी ने, लोगों ने, पूरे के पूरे व्यक्तियों ने, सभी शेयर होल्डर्स ने अपने अलॉटमेंट पर जो भी ड्यू था वो टाइमली पे कंपनी को कर दिया। फिर जब कंपनी ने फर्स्ट कॉल मांगी तब उन लोगों ने टाइमली फर्स्ट कॉल का भी पेमेंट कर दिया। फिर जब कंपनी ने सेकंड कॉल मांगी उन लोगों ने टाइमली सेकंड कॉल का भी पेमेंट कर दिया। ठीक है, वो था नॉर्मल कंडीशन। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं कॉल इन एरियर की। अगर कुछ शेयर होल्डर अपना पेमेंट आगे की इंस्टॉलमेंट पर करने में समर्थ नहीं होते, when some of the shareholders are not able to pay his या their dues on respective installments like allotment or calls, है ना, that situation is called call in arrear। उसे बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, जब कोई व्यक्ति अपना पेमेंट नहीं कर पाता। तो कॉल इन एरियर की कंडीशन में दो तरीके होते हैं, व्हेन कॉल इन एरियर अकाउंट इज ओपन्ड या मेंटेन्ड और व्हेन कॉल इन एरियर अकाउंट इज नॉट ओपन्ड। तो मैं आपको दोनों तरीके से क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक ले लेते हैं,
calls in arrear account is not opened, जब हम कॉल इन एरियर अकाउंट को ओपन नहीं कर रहे हैं और हमें अकाउंटिंग इक्वेशंस कर वो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है इसका, तो कैसे करना है देखिए। सपोज एक कंपनी है बेटा, उन्होंने 10,000 शेयर्स पब्लिक को ऑफर किए, इनवाइट किए, 100 रुपीज का एक शेयर हमने रखा है, ठीक है, चलो 10 का रख लेते हैं। एप्लीकेशन पर 2 रुपए, अलॉटमेंट पर सपोज 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पे 3 रुपए, सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर 2 रुपए। आपको सबसे पहले चेक करना होता है क्वेश्चन में कि इसकी काउंटिंग इक्वल मतलब टोटल के फेस वैल्यू को इक्वल होनी जरूरी है, नहीं तो कई बार क्या होता है हम जब काउंट करते हैं तब मालूम पड़ता है ओहो क्वेश्चन प्रीमियम पर भी है। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जब हम इनकी काउंटिंग करते हैं इंस्टॉलमेंट्स की, ये फेस वैल्यू से ज्यादा बन जाती है, इट मींस कि वहाँ प्रीमियम इन्वॉल्व है और वो अलॉटमेंट में कंसीडर किया जाता है। तो अभी आप इसको करके देख रहे हैं 2 और 3 5 और 3 8 और 2 2, इट मींस की क्वेश्चन जो है एक बार वाला है, ठीक है। चलिए क्या करने वाले हैं आप, एक कॉन्सेप्ट है ड्यू का और एक कॉन्सेप्ट है रिसीव्ड का। वो बोल रहा है ठीक है नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है, जितना पब्लिक को ऑफर किया था उतना ही पब्लिक ने सब्सक्राइब किया। ओवर में भी आ सकता है कॉल इन एरियर का टॉपिक और अंडर में भी आ सकता है। कॉल इन एरियर एक अलग टॉपिक है, ओवर अंडर अलग टॉपिक है, तो मल्टीपल टॉपिक्स एक साथ मिक्स होकर के आगे आएंगे क्वेश्चन में, तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से बताऊंगे, अप्लाई कर पाऊंगे। फिलहाल हम केवल कॉल इन एरियर सीख रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि सारा पैसा टाइमली मिल रहा है, तो क्या होगा रिसीव्ड में आपको पता है एज यूजुअली 20,000 रुपीज एप्लीकेशन पर रिसीव हो गया और फिर हमने उसको ट्रांसफर कर दिया, मतलब उन लोगों को शेयर्स अलॉट कर दिए तो अपनी कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। इसके बाद फिर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो गया अलॉटमेंट की ड्यू कितने अमाउंट से होगी 30,000 से। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, when company demand to the shareholders for allotment, जब कंपनी ने allotment डिमांड की, one shareholder name ईशा, there is a one shareholder in our company which name ईशा, whose name ईशा, तो ईशा is not, first of all ईशा is a shareholder in our company and she holds 100 shares in our company. Listen carefully, out of 10,000 shares, 10,000 shares में से ईशा holds 100 shares in our company and she is not able to pay her dues on allotment. Got it? ईशा जो है जिनके पास हमारी कंपनी में 100 शेयर्स हैं और वो अलॉटमेंट के टाइम पर अपना अलॉटमेंट मनी देने में कंफर्ट नहीं है या एबल नहीं है, तो उस सिचुएशन को कॉल इन एरियर बोला जाएगा। तो इसका प्रैक्टिकली मीनिंग क्या है, सीधा सीधा मतलब है कि ईशा अपने 100 शेयर्स पर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पा रही है। तो देख लेते हैं ईशा से कितना पैसा लेना था कंपनी को। शी हैज 100 शेयर्स एंड द क्लेम वाज बाय 3 रुपीज, तो 3 रुपए के हिसाब से ईशा से हमको 300 रुपीज लेने थे, काय पर, ऑन अलॉटमेंट। तो गाइस क्या ईशा 300 रुपए अलॉटमेंट में दे पा रही है, नहीं दे पा रही है, तो क्या होगा, क्या स्टिल जो हम ड्यू कर रहे थे, जो हमने सोचा था कि 30,000 रुपीज हमको मिलेंगे, क्या स्टिल अभी भी वो पूरे 30,000 रुपए में मिलेंगे, नो। क्या होगा 300 रुपए कम होकर के हमारे पास आए होंगे, इन द सेंस 29,700 रुपीज हमें अलॉटमेंट पर मिले होंगे, ठीक है। ये हमारे बैक ऑफ माइंड है कंपनी के कि ईशा ने अलॉटमेंट नहीं दिए, बट कंपनी विल गिव अ सेकंड चांस टू ईशा, इसलिए कंपनी अभी ईशा से ज्यादा कुछ नहीं बोलेगी। अब कंपनी अपनी फर्स्ट कॉल की ड्यू करेगी सभी लोगों से। स्टिल ईशा इज इन आवर बैक ऑफ माइंड, अभी भी हमें पता है कि हमें उम्मीद है कि चलो आज अलॉटमेंट के टाइम पर ईशा इज नॉट एबल टू पे हर ड्यूज ऑन अलॉटमेंट, बट मे बी इन फर्दर इन फ्यूचर शी विल बी एबल टू पे हर ड्यूज, ठीक है ना। तो इसीलिए जब हम फर्स्ट कॉल करने जाएंगे तो पूरी शेयर होल्डर के अमाउंट से ड्यू करेंगे, यानी कितने शेयर्स मार्केट में हमारे हैं 10,000, कितने रुपए चाहिए 3 रुपए, तो कितना हम उम्मीद करेंगे 30,000 आएगा। बट स्टिल जब हमने फर्स्ट कॉल मांगी, स्टिल शी इज नॉट एबल टू पे, इट विल नॉट बी मेंशन इन द क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, ये बार-बार नहीं लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर, यू हैव टू कंसीडर इट, ये आपको खुद से समझना पड़ेगा कि अगर कोई शेयर होल्डर इज नॉट एबल टू पे हर ड्यूज ऑन अलॉटमेंट, दैट इज मच पॉसिबल दैट शी इज also not able to pay her dues on further calls if not specified in the question। तो आप क्या करेंगे, 100 शेयर्स पर ईशा फर्स्ट कॉल नहीं दे पाएंगी, इन द सेंस 300 रुपीज
ऑन फर्स्ट कॉल। नहीं आए तो सीधी सी बात है, माइनस करके कितना पैसा आ गया होगा, 29,700 रुपए। गॉट इट? सबकी समझ में आ रहा है? अगेन अभी भी कंपनी विल नॉट बी रिन्यूड विद ईशा, अभी भी कंपनी इसको सेकंड कॉल पर चांस देगी, शायद दे दे, तो सेकंड कॉल फुल अमाउंट से ड्यू की जाएगी। क्लियर? अब नहीं दे पाई ईशा बिकॉज क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, तो क्या होगा, वही 100 शेयर के हिसाब से 2 रुपए के हिसाब से 200 रुपए ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल। नहीं दे पाई तो माइनस करने पड़ेंगे 19,800 रुपए। तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड कॉल इन एरियर। जो पैसा हमारा अभी तक आ नहीं पाया है, जो कंपनी का पेमेंट स्टक हो गया है, जो फंस गया है, वो कहलाएगा आपका कॉल इन एरियर। ठीक है, ये क्या होगा, दैट सिचुएशन इज आवर सेकंड हाफ ऑफ दिस चैप्टर, दिस इज कॉल्ड शेयर फॉरफीचर। तो ईशा अगर आगे भी नहीं दे पाएंगी तो हमें और अपना आगे जो प्रोसेस करना पड़ेगा वो फॉरफीचर वगैरह है, वो सेकंड हाफ पार्ट है चैप्टर का। फिलहाल अभी हमें फर्स्ट हाफ पार्ट को अच्छे से कंप्लीट करना है, पूरा आधा चैप्टर आपका यहाँ तक है। अब आपको इसको अच्छे से अलग अलग कंडीशंस के तौर पर मिक्स्ड पोर्शन में सॉल्व करना है। अब देखिए क्या करेंगे आगे, अब करते हैं अपन लोग इसकी अकाउंटिंग जनरल एंट्रीज। गाइस फर्स्ट एंट्री होगी रिसीव्ड की, क्लियर, सेकंड एंट्री होगी ड्यू की, थर्ड एंट्री होगी 30,000 से नॉर्मल रिसीव्ड की। क्योंकि बच्चों कॉल इन एरियर अकाउंट अलग से ओपन नहीं करना है, क्वेश्चन में बोला गया है कि कॉल इन एरियर अकाउंट आपको ओपन नहीं करना है, तो आपकी नॉर्मल अमाउंट से एंट्री होगी फोर्थ वाली, जैसे होती है 29,700 रुपए से। क्लियर? जो रिसीव्ड की एंट्री होती है अलॉटमेंट पर वो होगी सिंपल से। ये तो केवल मैंने समझाने के लिए यहाँ पर माइनस किया है। बिल्कुल सिंपल एंट्री होगी फोर्थ वाली, बिल्कुल सिंपल एंट्री फिफ्थ वाली, बिल्कुल सिंपल एंट्री सिक्स्थ वाली, बिल्कुल सिंपल एंट्री सेवंथ वाली, बिल्कुल सिंपल एंट्री एट वाली। कौन सी नहीं कर पाओगे, पहली भी कर लोगे, दूसरी भी कर लोगे, तीसरी भी कर लोगे, चौथी भी कर लोगे। चौथी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में करके दिखा देता हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अमाउंट रहेगा 29,700, 29,700। ऐसे ही हमारी सिक्स्थ एंट्री होगी और ऐसे ही हमारी एट्थ एंट्री होगी। बोलो कोई डाउट? ठीक है, अब हम इसको सेकंड मेथड से कर रहे हैं, व्हेन कॉल इन एरियर अकाउंट इज ओपन। ठीक है, इज मेंटेन या ओपन ही इज ओपन। तो इस कंडीशन में क्या करना है, टेबल एज इट इज बनेगी जैसे बनती है, टेबल ऐसे ही बनेगी, एनालिटिकल टेबल या एनालिसिस टेबल में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। बाकी एंट्री में थोड़ा सा आपको मेंशन करना पड़ेगा, टेबल में भी हल्का सा चेंज आप ले सकते हो, ऐसे समझ सकते हो कि नंबरिंग यहां से चलेगी। अब ये हो गई फोर्थ एंट्री, क्योंकि अब उस चीज को भी कंसीडर करना पड़ेगा जब आपको कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करना है। ये हो गई आपकी सिक्स्थ एंट्री और ये हो गई आपकी एट्थ एंट्री। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, अब मैं आपको ये एंट्रीज बता देता हूं। फर्स्ट आप कर लेंगे, सेकंड आप कर लेंगे, थर्ड आप कर लेंगे, फोर्थ एंट्री कैसे करनी है आपको देखिए। नॉर्मली आप एंट्री क्या कर रहे थे, अभी मैंने बताया था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, लेकिन अभी आपको बोला जा रहा है कि कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन करना है, तो आप क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट घंटा, बैंक अकाउंट डेबिट बैंक में रखेंगे 29,700। ठीक है, थिंक जस्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कंपनी। आप एक कंपनी हो और आपको पैसा नहीं मिला तो आपका फायदा जो क्रेडिट में डाल रहे हो कॉल इन एरियर को। कॉल इन एरियर इज अ राइट नाउ लॉस फॉर द कंपनी, क्योंकि कंपनी को कंपनी का पैसा टाइम पर नहीं मिला है, तो लॉसेस डेबिट किए जाते हैं ना कि क्रेडिट। तो कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 300 रुपए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 30,000। ठीक है, फिर ऐसे ही फिफ्थ तो नॉर्मल होगी, ऐसे ही सिक्स्थ एंट्री होगी सेम टू सेम, ऐसे ही एट्थ एंट्री होगी सेम टू सेम।